अच्छा जी, ठीक है, बता। तो ये ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में एक सॉफ्ट आयरन कोर ली है। सॉफ्ट आयरन कोर पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स लिए हुए हैं, जो एक इस कॉइल को, इस टर्न्स को आप प्राइमरी टर्न्स कह रहे हैं। दूसरे एंड पर कुछ और नंबर, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज है वीपी, नंबर ऑफ टर्न्स आर एनपी। सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज है वीएस, नंबर ऑफ टर्न्स आर एनएस। तो ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। यहां से यहां करंट कंडक्ट नहीं कर सकता। फिर से कह रहा हूं, यहां से यहां करंट कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये काम कैसे करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर ये काम करता है। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बस दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा? प्राइमरी को आपने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया। प्राइमरी जो करंट जनरेट करेगा वो करंट वेरिएंग हो, टाइम के साथ वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स वेरिएबल होगा। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड चलेगी प्राइमरी से, वो सेकेंडरी तक भी पहुंचेगी। तो प्राइमरी से अगर 2 टेस्ला की फील्ड चली, तो यहां भी कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगी। सेकेंडरी से लिंक फ्लक्स चेंज करेगा। सेकेंडरी से लिंक फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में कुछ ईएमएफ, कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा, दैट इज वीएस। सो प्राइमरी में आपने फ्लक्स चेंज किया, उसकी वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स में चेंज आया, कुछ इंड्यूस ईएमएफ मिला, जिसे आप वीएस कह रहे हैं। सो दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। चेंज प्राइमरी में हुआ और वो चेंज सेकेंडरी तक जा रहा है, एक की वजह से दूसरे में चीजें जा रही है, दैट्स म्यूचुअल इंडक्शन। ये वीएस है। अब इसके बाद दूसरी चीज, ये इसका एक कोई पूछ रहा था प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है। अगर आप ट्रांसफार्मर का एग्जांपल है स्टेबलाइजर, अगर आप एक स्टेबलाइजर लेते हैं, स्टेबलाइजर का एक एंड आपने अपनी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, जिसे आपने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया वो प्राइमरी। स्टेबलाइजर का दूसरा एंड से आप टीवी चलाना चाहते हैं, आपने टेलीविजन से कनेक्ट कर दिया, वो आपका सेकेंडरी। अब जब एक बार ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाता है, तो आपके सॉकेट और टीवी के बीच में जो करंट जा रहा है, वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जा रहा है, जिसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। हार्दिक, ये आपका क्वेश्चन था कि प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज कैसे जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी में चेंज होगा, जो चेंज आपको सेकेंडरी में दिखेगा। अमीन का क्वेश्चन था फ्लक्स लीकेज क्या होगा। अमीन एक बात बताइए, अगर प्राइमरी से कुछ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड, 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी से चलती है अमीन, तो क्या सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते 2 टेस्ला, अमीन जब ये सेकेंडरी पर पहुंचेगा तब भी 2 टेस्ला रहेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लीजिए 2 टेस्ला से 1.5 टेस्ला रहेगा। फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई, इसका सीधा सीधा मतलब है फ्लक्स डिक्रीज हो गया। इसी को कहते हैं फ्लक्स लीकेज, कि जो फ्लक्स प्राइमरी में था वो फ्लक्स सेकेंडरी तक नहीं पहुंचा, इसी को आप फ्लक्स लीकेज कहेंगे, लीकेज ऑफ। हाँ अरबाब, अब कितना भी आप क्लोज रख लें, हम फ्लक्स लीकेज मिनिमाइज कर सकते हैं बट जीरो नहीं कर सकते। वो जब हम लिमिटेशंस देखेंगे तो एक और मॉडल देखें ट्रांसफॉर्मर का, जहां एक ही के ऊपर माउंट कर डिक्रीज कर सकते हैं। हाँ खदीजा, कॉइल की पोजीशंस हमेशा फिक्स रहती है, इन्हें चेंज नहीं करते। नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करते हैं। कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, वो नंबर ऑफ टर्न्स हम चेंज करते हैं, बट पोजीशंस हम चेंज नहीं करते। खदीजा, अब इसके बाद मैंने डिराइव करा था कि सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज और प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज, इन वोल्टेजेस का जो रेशियो होगा वो रेशियो NS by NP होगा। So this is the ratio of voltage across secondary and primary, that is NS divided by NP। ये वोल्टेजेस का रेशियो। अब कुछ ऑथर्स ये जो NS by NP का रेशियो है, इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे टर्न रेशियो कहते हैं। अब यहाँ एग्जैक्ट K फिक्स नहीं है, कोई के कहेगा, कोई इसे सी कह देगा, तो मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यूजुअली के आता है तो मैं के ले रहा हूँ, इसे टर्न रेशियो कहते हैं। ये वोल्टेज, सो आपको दिख रहा है सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है। मींस अगर आप वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, और यही काम किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में।
कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पावर हाउस में वोल्टेज 400 वोल्ट पे जनरेट होता है, उसे इंक्रीज कर कर 50,000 वोल्ट तक ले जाया जाता है। तो वो इंक्रीज करने का जो काम कर रहे हैं वो काम सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स वेरी करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें एक चीज और है, वोल्टेज तो आपको पता चल गया, आपको करंट चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट में क्या रिलेशन है। करंट का रिलेशन डिराइव करने के लिए हम पावर यूज कर सकते हैं। पावर मीन्स एनर्जी। जब मैं कह रहा हूं मैं पावर यूज कर रहा हूं, दैट मीन्स हम एनर्जी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप बताओगे कि यहाँ आइडियल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होना चाहिए? जितनी एनर्जी प्राइमरी पर है, क्या उतनी ही एनर्जी सेकेंडरी तक पहुंचेगी या कुछ लॉस भी होगा? क्या लगता है आप लोगों को? आपने एक स्टेबलाइजर लिया, स्टेबलाइजर जितनी भी एनर्जी लेगा आपकी पावर सप्लाई से, क्या सारा टीवी को ट्रांसफर करेगा? चलो गुड। लॉस भी होगा, सबके अकॉर्डिंग लॉस होगा ना कुछ तो लॉस जरूर। अब करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक वो जिसमें हम आइडियल ले लें कि लॉस नहीं होता, दूसरा वो जिसमें हम रियल लाइफ में आए और हम कंसिडर करें कि लॉस हो रहा है। तो पहले हम आइडियल लेंगे, लॉस नहीं होता, फिर हम रियल लाइफ वाले केस में आएंगे कि लॉस होता है तो करंट कैसे आए। सो अगर मैं अज्यूम करूं, दैट सेकेंड अजम्पशन। पहला अजम्पशन था नो फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स में लॉस नहीं होता। नेक्स्ट है एज्यूमिंग नो लॉस इन एनर्जी और पावर। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि एनर्जी या पावर में कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं है एनर्जी और पावर के, दैट मीन्स पावर अक्रॉस प्राइमरी जिसे इनपुट पावर भी कहते हैं। अगर कहीं लिखा है इनपुट पावर, दैट मीन्स प्राइमरी के अक्रॉस पावर इज इक्वल टू पावर अक्रॉस सेकेंडरी, जिसे आप आउटपुट पावर भी कहते हैं। तो जो पावर प्राइमरी के अक्रॉस है वही पावर सेकेंडरी के अक्रॉस है। एज्यूम कर रहा हूं नो लॉस इन एनर्जी, तो पावर को आप लिख सकते हैं वोल्टेज इनटू करंट। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3 और इसको फोर्थ कहते हैं। पावर होगा ना प्राइमरी के अक्रॉस वोल्ट, पावर होगा प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज, प्राइमरी के अक्रॉस करंट। सेकेंडरी के अक्रॉस पावर होगा सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज, सेकेंडरी के अक्रॉस करंट। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि Vs by Vt is Ip divided by Is. That is equation number 1. अगर मैं 5 को 3 में रख दूं, तो आपको करंट में रिलेशन मिल गया कि Ip by Is जो होगा वो Ns by Np हो जाएगा। सो यहां से दिखने लगता है कि जो करंट है वो नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है आई एस नीचे है, एन एस ऊपर, कि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, बट नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? ताकि पावर एनर्जी कंजर्व रहे। ट्रांसफॉर्मर एनर्जी नहीं जनरेट कर रहा, ये तो सिर्फ वोल्टेज और करंट के साथ डील करता है। एनर्जी वोल्टेज और करंट दोनों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट उसी रेशियो में कम होगा ताकि पावर कंजर्व रहे, एनर्जी कंजर्व। यस, चलिए इतना लिखिए। और इसमें अभी कोई डाउट है तो बताइए। नगमा, जुहेब, तहरीम, शाहिद। फाइबर लैमिनेटेड होने के बावजूद भी वायर में लॉस होगा। कई तरह के लॉसेस होंगे यहाँ। कॉपर लॉस भी होगा क्योंकि कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो कर रहा है ना, इस वायर में तो फ्लो कर ही रहा है, तो वहां से भी लॉस होगा।
और कई लॉसेस हैं जो हम एंड में देखेंगे ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या लॉसेस होते हैं। फिलहाल लैमिनेशन से आपका मतलब कॉपर लॉस से, वायर हीट अप होगी जब करंट फ्लो करेगा, लॉस होगा ही होगा। अभी वो लीकेज क्यों होता है सब बिल्कुल एंड में ना, जैसे ही हम एनर्जी लॉसेस के फैक्टर्स में आएंगे हम यूज करेंगे। तो ये आप सब लोगों ने लिख लिया। सो अब अगर मैं रियल लाइफ कंडीशन लूं कि 100% एफिशिएंसी नहीं है, सो इफ देयर इज लॉस इन एनर्जी, मींस एफिशिएंसी 100%। अगर यहाँ एनर्जी का लॉस है मींस एफिशिएंसी 100% नहीं, तो आप करंट कैलकुलेट करने के लिए एफिशिएंसी का सहारा लो। मींस एफिशिएंसी का मतलब है कि कितनी इनपुट पावर आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है। मान लीजिए आपने ट्रांसफॉर्मर को 100 जूल की पावर दी, 100 वॉट की पावर दी। 100 वॉट को ऐसे ले लो कि एक सेकेंड में 100 जूल दिया। टीवी को मिलता है 70 वॉट या 70 जूल मिलता है एक सेकेंड में, तो एफिशिएंसी कितनी रहेगी? 70%। 100 दिया 70 मिल रहा है। आपने 100 दिया, टीवी तक 50 वॉट पहुंचता है। 100 वॉट आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट 50 वॉट मिलता है कि आपका स्टेबलाइजर टीवी को सिर्फ 50 वॉट दे पाता। इसका मतलब वो एफिशिएंसी हो गई 50%। तो अगर आपको एफिशिएंसी पता है तब भी आप करंट निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर efficiency is output power divided by input power। आउटपुट पावर और इनपुट पावर रेशियो होगा, उस रेशियो को आप एफिशिएंसी कहेंगे। दैट्स द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर इनपुट पावर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट्स आउटपुट पावर इज VSIS, इनपुट पावर इज VPI। तो देखिए अगर आपको एफिशिएंसी पता है, VP VS IP पता है, तो आप यहाँ से IS निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा लास्ट वाला जो मैंने लिखा था IS by IP is NP by NS, वो सिर्फ तब वैलिड है जब 100% एफिशिएंट है। अदरवाइज आप इसे यूज करें, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे अगर एफिशिएंसी 100% नहीं है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ होगा। अब इसके बाद वो आपसे कहता है ट्रांसफॉर्मर को, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उन्हें डिफाइन करिए। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब है इट इंक्रीज वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में करा क्या जाता है कि ये जो टर्न रेशियो होती है, इस टर्न रेशियो को 1 से बड़ा रखते हैं। मींस सेकेंडरी के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज देते हैं प्राइमरी, प्राइमरी के कंपेरेबल सेकेंडरी पर हम ज्यादा वोल्टेज देते हैं। NS इज ग्रेटर देन NP, तो आपका जो NS बाय K होगा विच इज NS बाय NP इज ग्रेटर देन, तो ये तेरा टर्न रेशियो स्टेप अप। सो यहाँ पर V, एक मिनट खदीजा, मैं बस अभी आ रहा हूँ, इसको मैं कंप्लीट कर दूं फिर मैं डाउट्स ले लूँ। VS बाय VP इज इक्वल टू NS बाय NP। तो आप लिख सकते हैं NS बाय NP इज ग्रेटर देन 1, तो VS बाय VP इज ग्रेटर देन 1, VS ग्रेटर देन VP हो जाएगा। अगर मैं स्टेप डाउन करूं, मैं आपसे कह रहा हूं, और अगर आप करंट देखोगे, करंट IP बाय IS होता है, जो हमने 100% एफिशिएंसी में अच्छा इक्वेशन का कुछ नाम दिया था IP बाय IS को।
आईपी बाय आईएस इक्वेशन को कुछ नाम दिया था यार? अगर उसको नेम देंगे तो क्या नंबर होगा? 5, 6 होगा, 5 होगा? 6 होगा। चलो 6 दे देते हैं। ये वाली इक्वेशन है, आई पी बाय आई एस इज एन एस बाय एन पी। सो यहां पर देखो एन एस बाय एन पी। आप अपने डाउट्स लिखते जाइए, मैं जरा टॉपिक करा दूं फिर डाउट लूंगा ना, बीच में नहीं। आई एस बाय आई पी इज ग्रेटर देन 1 मीन्स आई पी इज ग्रेटर देन आई एस, तो आई एस इज लेस देन आई। तो वोल्टेज तो बढ़ा दिया लेकिन करंट इसने कम कर दिया। स्टेप अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ये वोल्टेज डिक्रीज कर देता है। सारे डाउट्स पर आ रहा हूं, सुनते जाओ लिखते जाओ डाउट्स। वोल्टेज डिक्रीज कर देता है, बस यहाँ इतना फर्क होगा। वोल्टेज डिक्रीज करने का मतलब है Vs इज लेस देन Vp। वोल्टेज डिक्रीज करेगा बट करंट इंक्रीज कर देगा, Is इज लेस। टर्न रेशियो लेस देन 1 होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अब डाउट्स बताना शुरू कीजिए। सो पहला था रोड्स पे भी बड़े ट्रांसफर होते हैं, वो क्या है ट्रांसफॉर्मर? खतीजा वो भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं। आपके घर में जो पावर आती है ना 220 वोल्ट, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से पावर होती है वो फ्यू 100 वोल्ट होती है। तो वो पावर पहले ट्रांसफॉर्मर, जो लोकेलिटी में ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वहां तक आती है। वो लोकेलिटी का ट्रांसफर उसे स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज कम करता है, ताकि आपके घरों तक 220 वोल्ट पहुंच पाए। ऐसा नहीं हुआ तो हाई वोल्टेज पहुंच जाएगा, जिससे प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर अमानत ही मुझे देखना पड़ेगा यार। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा कुछ। तो कोई टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा, ये कोई टर्म यूज करी होगी ट्रांसफॉर्मर के साथ, मुझे देखना पड़ेगा अमानत। स्टेबलाइजर ट्रांसफॉर्मर में हम पर्पसली एनर्जी लॉस करते हैं ताकि अप्लायंस पे इफेक्ट ना पड़े। नहीं नहीं, तो हम पर्पसली एनर्जी लॉस नहीं कर रहे, मजबूरी है कि आप जो भी ट्रांसफॉर्मर लेंगे उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, तो कॉपर लॉस होगा। और भी कई फैक्टर्स हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे। कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो ये पर्पसली नहीं हो रहा। पर्पसली तो हम एनर्जी लॉस कम करने की कोशिश करेंगे। वोल्टेज कम किया जा सकता है बिना एनर्जी लॉस किए हुए। तो एनर्जी लॉस पर्पस नहीं है, वो गलती से हो रहा है। फायदा फायदा अगर आपने सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ा दिया। अब मान लीजिए आप कोई डिवाइस लेते हो, लेट से आपने टेलीविजन आप यूज कर रहे हो, टेलीविजन को काम करने के लिए 200 वोल्ट चाहिए। टीवी से काम लेने के लिए टीवी को 200 वोल्ट चाहिए, और आप देते हो टीवी को, आपके यहाँ पावर बहुत कम आ रहा है, 150 वोल्ट आता है। तो आप सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ाओगे ना, 150 से उसे 200 करना चाहोगे, ताकि आपकी टीवी को जितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज है उतना मिल पाएगा, इसीलिए वोल्टेज बढ़ा। अम्मा आंसर जो स्टेबलाइज होता है इनपुट और आउटपुट। अमान का क्वेश्चन है जो स्टेबलाइजर होता है उसमें इनपुट और आउटपुट। स्टेबलाइज अमान इनपुट सिंपल वो जगह है जहां पर आप पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहे हो, जो आप पावर सप्लाई दे रहे हो वो आपका इनपुट है। आउटपुट सिंपल वो है जिससे आपने अपनी डिवाइस कनेक्ट करी हुई है, टेलीविजन, फ्रिज जिससे आपने कनेक्ट किया हुआ है वो आपका आउटपुट है। और उसको वर्क सिर्फ ये होता है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करना होता है। फाइव स्टेप डाउन में कम क्यों होता है? क्योंकि स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स हम कम कर देते हैं सेकेंडरी पर खतीजा। स्टेप डाउन के अंदर स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं। जो मैनुअल ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें आप घुमाते हो, हाथ से नॉब घुमाते हो, जिससे आप नंबर ऑफ टर्न्स कम या ज्यादा करते हो।
जो ऑटोमेटिक होते हैं वो अपने आप सेट करते रहते हैं वोल्टेज के अकॉर्डिंग। नहीं यार बाप, इन्वर्टर की कहानी अलग है। इन्वर्टर तो एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अरशद ये था ना, आईपी इज ग्रेटर देन आईएस, इसका मतलब है कि आईएस इज लेस देन आईपी, तो मैंने उल्टा करके रख दिया। ऐसा है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, मैंने ऐसे लिख दिया 2 इज लेस देन 3। खतीजा हो गया। हाँ दोनों कर सकते हैं खतीजा, आप नॉब से घुमा सकते हैं, जब आप नॉब घुमाते हैं वोल्टेज इंक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और आप इन्वर्टर अलग कहानी है, इन्वर्टर कन्वर्ट करता है एसी को डीसी और डीसी को एसी। अमान शायद उसमें, मुझे नहीं पता तुम किस पर्टिकुलर मॉडल की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। अब वो जो तुम बटन कह रहे हो मॉडल टू मॉडल वेरी करता होगा। हम तो ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर मॉडल में जा रहे हैं, वहां बटन क्या करता है बताना मुमकिन नहीं है बिना मॉडल के पता हुए। अमान इंडिया में टू से आई मीन ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप जो पावर प्लांट में जनरेट कर रहे हैं वो जनरेट कैसे कर रहे हैं। ये पावर प्लांट के ऊपर है, मतलब ये 220 और 110 जो भी चीज है वो पावर प्लांट के ऊपर ऊपर डिपेंड करता है। और सही मायनों में मुझे देखना पड़ेगा मीन की 220 और 110 में क्या ऐसा क्यों हो रहा है। जी पाएगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ वोल्टेज कम कर देते हैं तो प्राइमरी में ज्यादा हो जाता है। अमीन तुम्हारे ये दो क्वेश्चन रह गए, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और ये एक यूएस में 110 होता है तो फिर इंडिया में 110 पर काम क्यों नहीं करता। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ की डिवाइसेस एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिजाइंड है, वोल्टेज और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी में भी फर्क होता है। इंडिया में 50 हर्ट्ज आता है, वहाँ शायद 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अमान जब मैग्नेटिज्म का इन्वेंशन नहीं हुआ तो घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तब एक ही सोर्स थी, जो सोर्स थी आपकी सेल और बैटरी। सेल और बैटरी से आप इतनी पावर जनरेट नहीं कर सकते कि आप घरों के दें, तो उस वक्त घरों में इलेक्ट्रिकल पावर नहीं आएगा। जो है हम दोनों स्टेप अप भी यूज करते हैं, स्टेप डाउन भी यूज करते हैं, दोनों दोनों ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं, स्टेप अप भी और स्टेप डाउन भी। चलिए भाई आप लोगों के, हाँ अर्षद बताइए स्टेप डाउन क्या कहना चाह रहे हो। स्टेप डाउन में नहीं समझ में आया, स्टेप डाउन ये कह रहे हो अर्षद। अच्छा देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सिर्फ इतना होता है, ये मैंने लिखा है ना, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम होती है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, जिसकी वजह से अगर यहां से लोगे एन एस बाई एन पी लेस देन वन होगा, वी एस बाई वी पी लेस देन वन होगा, तो वी एस लेस देन वीपी हो जाएगा। सेकेंडरी पर वोल्टेज कम होगा, प्राइमरी पर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। अर्षद आप यही पूछ रहे थे। और एक ही स्टेपलाइजर स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों करता है। घर में वोल्टेज गिर जाता है तो स्टेपलाइजर वोल्टेज बढ़ा देता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा आने लगता है तो स्टेपलाइजर वोल्टेज को कम कर देता है। वो दोनों फ्लक्चुएशंस को एक ही सिंगल स्टेपलाइजर कंट्रोल करता है। चलिए इसको रब कर दूं मैं, बहुत लिख लिया, डिस्कस कर लिया सर। आप सुनिए, मैं देखिए ट्रांसफार्मर में एनर्जी कई फैक्टर्स की वजह से लॉस होती है, इसमें से पहला फैक्टर है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इज बेसिकली एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, आई स्क्वायर आर टी। भाई ट्रांसफार्मर की जो वायर्स हैं वो आइडियल वायर्स तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने की वजह से हीट डिसिपेट होगी, तो एनर्जी का लॉस होता है जिसे आई स्क्वायर आर टी।
कॉपर लॉस के बाद एक और लॉस होता है जिसे आप आयरन लॉस कहते हैं। आयरन लॉस बेसिकली एडी करंट की वजह से आता है। भाई हमने किया था कि अगर आप एक मेटल का पीस ले लो, उस मेटल के पीस से लिंक्ड अगर आपने फ्लक्स चेंज कर दिया, उस मेटल के पीस में एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा। एडी करंट की वजह से भी एनर्जी लॉस होगा। इसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। अब देखिए एडी करंट ना कोर के एरिया पर डिपेंड करता है। अगर आप एक थिक कोर ले लेते हैं, लाइक मैंने इतनी थिक एक कोर ले ली, तो उसमें एडी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। आयरन कोर है ना जिसके ऊपर आपने वायर को वाउंड किया हुआ है, आयरन कोर अगर बहुत थिक है तो एडी करंट ज्यादा होगा। तो यहाँ करते क्या है, थिक आयरन कोर ना लेकर थिन स्लाइसेस ले लेते हैं। बहुत थिन स्लाइसेस ये है, इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड कर देंगे। इसको आप थिन स्लाइसेस में डिवाइड कर दो, बुक्स ही बना दो। एक काम आप कर सकते हैं, सॉलिड पीस ले लो और एक हो सकता है एक एक जैसे बुक्स में पेजेस होते हैं, ऐसे आप डिवाइड कर दो। आयरन को कई पीस कई पार्ट्स में आप स्लाइसेस ले लीजिए और उन स्लाइसेस के बीच में, वो जो स्लाइसेस आप लोगे उनके बीच में लैमिनेटेड कोर डाल दो ताकि वो स्लाइसेस एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में ना आए। जैसे अगर आपने इसको ना ऐसे फाड़ के दो पार्ट्स में कर दिया, अब इन दो पार्ट्स को आप रख दो। आप एक काम कर सकते हो, बहुत थिक ले लो, या आप ये कर सकते हो ऐसी थिन स्लाइसेस ले लो और स्लाइसेस के बीच में कुछ ऐसा रखो जो लैमिनेटेड हो, प्लास्टिक प्लास्टिक रखो। तो इससे इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा, आयरन लॉस कम हो जाएगा एडी करंट की वजह से। तीसरा लॉस आता है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस होगा ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर। तो अगर आपने एक आयरन कोर ले ली, उससे ना आप एसी करंट पास करा रहे हैं, तो एसी करंट के साथ होगा ये कि डायरेक्शंस अलग अलग होंगी। भाई आयरन लिया आपने, एसी है ना, पहले इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। तो उससे होगा क्या कि आयरन करंट के पास करने से मैग्नेट बनता है, पहले इस डायरेक्शन में मैग्नेट बनेगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहेगा, जिससे एनर्जी में लॉस होता है, जिसे हिस्टेरिसिस कहते हैं। हिस्टेरिसिस के बाद एक और टाइप का लॉस होता है जिसे हमिंग लॉस कहते हैं। अब अगर आपने कभी ऑब्जर्व करा हो, घर के पास ये जो लोकेलिटी में जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, उनके पास से आप गुजरो तो एक साउंड आ रहा होता है, कॉन्टिन्यूअस साउंड आ रहा होता है, हमिंग साउंड कहते हैं उसे। अगर आप ट्रांसफॉर्मर के पास से निकलिए, उसमें हमेशा एक आवाज आ रही होती है। यूजुअली उस साउंड का रीजन है कि ट्रांसफॉर्मर भी आयरन का बना हुआ है। जब करंट पास करता है तो आयरन एलोंगेट भी होता है और आयरन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ट्रांसफॉर्मर में कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन हो रहा होता है, उस वाइब्रेशन की वजह से एक हमिंग साउंड होता है। तो वो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमिंग साउंड की वजह से लॉस होती है। तो ये चार लॉस है ट्रांसफॉर्मर में, कॉपर लॉस हीट की फॉर्म में, आयरन लॉस एडी करंट की वजह से, हिस्टेरिसिस लॉस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से, हमिंग लॉस साउंड जनरेट होने की। अब ये आपका काम है कि आप इसमें एक एक लाइन लिख कर रखोगे सर, एनर्जी लॉस हो रहा है साउंड एनर्जी की। ये एनसीईआरटी में आपको चारों मिल जाएंगे, ये आप खोल के लिखें। इतना लिखिए, क्वेश्चंस पर आते हैं। मैं रब कर दूं वजह। लैमिनेट कोर का मतलब है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मान लो मेरे पास ये बुक है ना, मैंने बिल्कुल इस बुक की तरह से एक बहुत थिक पीस ले लिया आयरन का। जो आयरन की कोर है वो बिल्कुल इस बुक की तरह से एक थिक सा पीस है आयरन का। एक ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि मैं इस बुक को बहुत थिन पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, थिन शीट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ये पेजेस आ गए, और इन पेजेस के बीच में मैं बीच बीच में प्लास्टिक रखता हुआ चलूं, बीच बीच में प्लास्टिक रखता हुआ चला। तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा, इफेक्टिव एरिया डिक्रीज होने लगेगा। पहले इतना थिक था तो ये एरिया बहुत ज्यादा था, एडी करंट एरिया पर डिपेंड करता है। एरिया कम कर दिया, अब थिन शीट्स ले ली, एरिया कम हो गया तो एडी करंट कम हो जाएगा, एडी करंट कम होने की वजह से लॉस कम।
व्हाट अप एडी करंट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आयरन के पीस से लिंक फ्लक्स चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा जिसे एडी करंट कहते हैं। ये लास्ट चैप्टर का पार्ट। हाँ, कोई भी इंसुलेटिंग सब्सटेंस रख देंगे, यूजुअली प्लास्टिक रखते हैं ताकि इफेक्टिव एरिया कम हो जाए। हमिंग लॉस फिर से होगा। भाई देखिए, शीट्स के बीच में आयरन एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? तो असका देखिए, आयरन का एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने का रीजन बस इतना है कि आपने एक आयरन का पीस लिया, आपने करंट पास कराया। जब आप करंट पास कराओगे तो यहाँ पूरे सिस्टम में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर फोर्स लगाती है। वायर एक जगह फिक्स्ड है, जब फोर्स लगेगी तो वो एलोंगेट होने की कोशिश करेगी। ये कुछ ऐसा है, मैं वायर को ले लूँ यहाँ और इस वायर के ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करना शुरू करूँ तो इस फोर्स की वजह से वायर एक्सटेंड भी होगी, वायर कॉन्ट्रैक्ट भी होगी। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वाइब्रेशन होता है। सिंपल, आप करंट पास करा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, करंट कैरिंग वायर फील्ड फोर्स अप्लाई करती थी आई एल टी साइन थीटा, उस फोर्स की वजह से एक्सपेंड भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट। और क्या डाउट्स हैं? हाँ जी, हाँ उस्मान, उसमें भी एनर्जी। मैं क्या पूछ रही हूँ, ए बी में एनर्जी लॉस होगा, इसका क्या समझा नहीं मैं? एस बी अभी नहीं समझ में आया मेरे, क्या लिखना चाह रही है? अच्छा, हमिंग लॉस। हाँ, इन सारे फैक्टर्स की वजह से एनर्जी लॉस होता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स एनर्जी लॉस में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, हिस्टेरिसिस। देखिए, हिस्टेरिसिस का मतलब ये है, मान लीजिए आपने आयरन का एक पीस लिया, अभी हिस्टेरिसिस और हमिंग लॉस, आपने एक लिया, इस आयरन के पीस से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये आयरन का पीस इस डायरेक्शन में मैग्नेट बन जाएगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। एसी का डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। अब मान लो कुछ टाइम के बाद एसी करंट इस डायरेक्शन में आ गया, एसी ने जैसे ही अपना डायरेक्शन बदला, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन को बदलने में यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली। पहले मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में अलाइन हुए, हर मॉलिक्यूल अपने आप में एक मैग्नेट है। मैग्नेटिक मूवमेंट सिखाया था साउथ से नॉर्थ होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। फिर जब ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे, पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर वो इस डायरेक्शन में आएंगे, फिर चेंज होगा। मॉलिक्यूल के रोटेशन में कुछ एनर्जी लॉस होगी, जो एनर्जी बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हिस्टेरिसिस की वजह से भी एनर्जी का लॉस होगा। हमिंग लॉस वाइब्रेशन है जो है, कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो ट्रांसफॉर्मर वाइब्रेट करता है, और ट्रांसफॉर्मर के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिस साउंड को हमिंग कहते हैं। अगर आपने एक ट्रांसफॉर्मर ले लिया तो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको हमिंग कहते हैं। साउंड एनर्जी की फॉर्म में लॉस है। और किसका था? अमानत का वाइंडिंग जूल लॉस क्या है? भाई जूल लॉस, अमानत हीट, जो ये हीट लॉस हो रही है ना, आई स्क्वायर आर टी, इसी को जूल्स लॉ कहते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, कि अगर आपकी एनर्जी हीट की फॉर्म में चला जाए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
अब यहाँ होता है कि ये जो कॉपर लॉस है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा ये कॉपर लॉस बढ़ता चला जाता है, तो इसमें वाइंडिंग जूल लॉस लगा देते हैं। तो ये वाइंडिंग जूल लॉस आपको कभी किसी स्कूल की बुक में नहीं मिलेगा। ये वाइंडिंग जूल लॉस जब आप नेट पे सर्च मारेंगे तब आपको शायद चीजें मिले, या कॉलेज में जब आप पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं, आपके पास ट्रांसफार्मर एज अ सब्जेक्ट होता है, तब ये टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती है। फॉर द टाइमिंग आपके लिए जूल लॉस और वाइंडिंग जूल लॉस है। चलिए भाई, अब खत्म हुआ, ये रब कर दूं इसे। अब आपका काम इतना है कि एटलीस्ट आप इसे लिख कर रखिएगा, ये एक एक दो दो लाइन इन सारी चीजों के बारे में आप लिख के रखें। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, और बुक भी अगर आप देखेंगे आपको इन सब के ऊपर एक एक लाइन मिल जाएगी। चलिए भाई, बहुत हो गया ट्रांसफॉर्मर, क्वेश्चंस पर आते हैं। सो यहाँ जब आप पहला क्वेश्चन देखोगे, एक सिंगल क्वेश्चन करते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, सॉल्व साथ में करेंगे। देखिए, ट्रांसफॉर्मर है, उसकी प्राइमरी में 400 टर्न्स हैं, सेकेंडरी में 1200 टर्न्स हैं। NP is 400, NS is 1200. Power output of secondary is this, like voltage across secondary आपको दिया हुआ है, it's 1100 volt. Power across secondary है 12.1 किलोवाट. Primary per number of turns, secondary per number of turns, voltage across secondary, power across secondary, और क्या गिवन है आपको, और तो उसने कुछ नहीं दिया।
फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करवा रहा है प्राइमरी वोल्टेज। तो देखो प्राइमरी वोल्टेज कैलकुलेट करना आसान का, आप लिख सकते हैं ना, Vs बाय Vp होता है Ns बाय Np। Vp चाहिए तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Vp आ जाएगा Vs इंटू Np बाय Ns। सो Vp आ जाएगा Vs is 1100, Np is 400, Ns is 1200। 3 आ गया, तो Vp आ गया आपके पास 1100/3। भाई इसमें बताइए कोई परेशानी है? चलिए फर्स्ट पार्ट में किसी को परेशानी नहीं। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी इज 0.2 ओम एंड सेकेंडरी इज 2 ओम एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 90%। कैलकुलेट हीट लॉस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। मतलब ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट चाहिए। तो रेजिस्टेंस देखिए, प्राइमरी में रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 ओम का रेजिस्टेंस दिया। आपको सेकेंडरी के अक्रॉस पावर दी है, सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज दिया है, तो आप सेकेंडरी के अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं। भाई आप ऐसे लिख सकते हो, Vs इंटू Is इज पावर अक्रॉस सेकेंडरी। तो करंट थ्रू सेकेंडरी इज पावर अक्रॉस सेकेंडरी बाय वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। सेकेंडरी के अक्रॉस पावर है 12.1 किलोवाट। 12.1 इंटू 10⁻³ देखिए किलोवाट है, मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूं। Vs है 1100। तो देखिए Is आ जाएगा 12100 बाय 1100, ये कैंसिल हो गया, 11 11 21। Is आ गया 11। दिस इज करंट थ्रू सेकेंडरी। ये आपने सेकेंडरी से पास होता हुआ करंट लिया। अब अगर Is आ गया तो आपको Ip भी चाहिए। एफिशिएंसी आप यूज कर लीजिए। एफिशिएंसी होता है VSIS बाय VPIP। देखिए अब मेरे पास जगह नहीं है, अब आप मुझे जरा IP कैलकुलेट करके दिखाइए, IP कितना आएगा यहां से। और एक बार जब IP आ जाए तो पावर हीट लॉस ऐसे निकालते हैं, I²RT। बजाज NS/NP IP/IS यूज नहीं कर सकते, ये तब यूज करेंगे जब एफिशिएंसी 100% होगी। यहाँ एफिशिएंसी सिर्फ 90% दी हुई है, यहाँ यूज नहीं कर सकते। मुझे IP निकाल कर दिखाइए और हीट लॉस निकाल के दिखाइए। अलीजा PS की जगह RS। PS तो पावर है ना अलीजा, पावर की जगह आप रेजिस्टेंस क्यों रखने को कह रहे हो? अलीजा पावर की जगह, अच्छा हाँ कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, ये ज्यादा आसान है, एफिशिएंसी से आसानी से आ जाएंगी चीजें। नहीं आयशा नहीं, वो ज्यादा टफ कैलकुलेशन है जो तुम कह रही हो ना, क्योंकि अगर पावर 90% एफिशिएंट है तो आपको नहीं पता कि आपकी करंट में कितनी एफिशिएंसी जाएगी, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। करिए भाई सब कैलकुलेट कीजिए, हीट भी कैलकुलेट कीजिए, दोनों चीज, IP भी और हीट भी।
हाँ जी, बहुत आंसर आ गए। अच्छा, टाइम नहीं दिया तो पावर डिसिपेटेड निकाल दो। टी नहीं दिया तो आई स्क्वायर आर से निकाल दो बस। अरे बहुत बड़े, सबके आंसर आ गए। हम्म। हाँ, आई स्क्वायर आर निकाल दो, तो हीट निकाल दी थी मैंने। अगर टाइम नहीं दे रहा ना तो हीट लॉस से सिर्फ मतलब है आई स्क्वायर आर निकाल दो। एक सेकंड के लिए निकाल दो, टाइम नहीं दिया उसने, एक सेकंड के लिए निकाल दो। पावर लॉस और हीट लॉस में फर्क यही है कि पावर लॉस एक सेकंड का होता है, हीट को किसी भी टाइम के लिए कर लो, एक सेकंड ले लो। तो भाई एफिशिएंसी थी 90%, मींस 90/100 एफिशिएंसी थी। वी एस आई एस वी पी आई पी, ये कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर आ जाएगा। 90/100 3 IS/I। आई एस कितना, 11। वैल्यू सही है ना, वी एस इज 1100, आई एस इज 11, वी पी का 1100/3, आई पी निकालना। 3 into IS/IP, आई एस इज 11/IP, तो आई पी आ गया 3300/90। आई पी आया आपका 0 से 0 गया, 110/3। तो ये आपका आईपी हो गया। प्राइमरी में करंट इतना जा रहा है। अब हीट लॉस निकाल दो भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में चाहिए। अगर प्राइमरी में चाहिए तो आई स्क्वायर आर, आई पी स्क्वायर आर पी। सेकेंडरी में चाहिए हीट लॉस तो आई एस स्क्वायर आर एस। तो अगर वो ऐसा करे ना, हीट लॉस कहते हो तुम्हें टाइम ना दे, तो 1 सेकेंड के लिए निकाल देते हैं, पावर निकाल देते 110/3 स्क्वायर इंटू आर पी। 11 स्क्वायर इंटू आर एस। आर एस कहाँ गया भाई, 0.2 था शायद। चलो जी, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ भाई, ये समझ में आया इतना। एक प्रॉब्लम और है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, मैं उसको उठा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखने पर आया वो क्वेश्चन तो मेरे घंटों निकल जाएंगे। 1 मिनट रुको, मुझे बस एनसीईआरटी ढूंढने दो। एक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में दी हुई है। एक सेकंड अलमास, बस 1 मिनट रुको।
7.25 शुरू करिए भाई, 7.25 पढ़ना शुरू करिए एटलीस्ट, फिर साथ में सॉल्व करते हैं। हाँ अलमास, ये जो क्वेश्चन में 12.1 दी हुई है ना, ये 12 पॉइंट वो पावर है जो पावर लॉस होने के बाद बची हुई है। सेकेंडरी पर थी ना अलमास ये 12.21, ये 12.21 जो सेकेंडरी पर है, ये वो पावर है जो पावर आपकी डिवाइस यूज कर सकती है। मींस लॉस निकालने के बाद जो बचा वो 12.1 है। ये वो है कि आपने अगर स्टेबलाइजर से टीवी कनेक्ट कर दी तो स्टेबलाइजर टीवी को 12.1 किलोवाट दे रहा है। अलमास समझ में आया? अच्छा, अब ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। अब जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पावर सप्लाई को स्टेप अप करेंगे। ये मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, जैसे अगर आप पावर प्लांट ले लो, पावर प्लांट में वोल्टेज जनरेट होता है 400 वोल्ट पर, ट्रांसफॉर्मर उसे 50,000 वोल्ट पर स्टेप अप कर देगा, 10,000 वोल्ट पर स्टेप अप कर देगा। फिर उसके बाद जब घर में यूज किया जाता है तो दोबारा से स्टेप डाउन कर दो। स्टेप अप जब वो 50,000 पे पावर ट्रांसफर, 20,000 पे पावर ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी लॉस कम होता है। कैसे एनर्जी लॉस कम होता है, क्यों हाई वोल्टेज पर किया जाता है, वो काम कुछ ये क्वेश्चन सिखाएगा। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो देखो इसमें दिया हुआ एक पावर प्लांट है, इसे आप पावर प्लांट मान लीजिए। यहां पावर जनरेट हो रही है 440 वोल्ट पर, तो इसे मैं V1 लिखता हूं, 440 वोल्ट ये पावर। अब यहां प्लांट में ना एक ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यहां पर प्लांट में एक ट्रांसफॉर्मर होगा जिसे हम लिखते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यहां तक आया 440 वोल्ट। तो ये पूरा तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा आज, लेकिन एटलीस्ट मैं बता देता हूं सिस्टम क्या है। 440 वोल्ट ये V1 है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ा देगा, 440 वोल्ट को बढ़ाकर कुछ कर देगा, कितना बढ़ाया ये नहीं पता। फिर ये ट्रांसमिशन वायर है आपकी, ये जो वोल्टेज बड़ा होगा ये वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर से ट्रैवल करेगा, और फिर उसके बाद ये वोल्टेज टाउन में पहुंचता है। टाउन में चाहिए 800 किलो वोल्ट, और ये जो टाउन में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो 4220 वोल्ट है। मीन्स टाउन में एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम। तो यहां पर टाउन में एक वोल्टेज पहुंचता है 4000 वोल्ट, ये उस 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, और यहां तक टाउन तक जो पावर पहुंच रही है वो पावर पहुंच रही है 800 किलो। भाई इसे लिख लीजिए, इसको तो मुझे अलग से ड्रॉ, यहाँ तो नहीं सॉल्व हो सकता, लेकिन ये डेटा लिख लेना कि 15 किलोमीटर लाइन है, रेजिस्टेंस 0.5 है। प्लीज यार कोई लिख लो इतना डेटा, ताकि जब मैं सॉल्व करने पर आऊं तो मुझे नंबर्स बता दो, क्योंकि यहाँ नहीं सॉल्व हो पाएगा, जगह बहुत चाहिए। इतना लिख लें आप लोग, तो मुझे बताइएगा, डेटा लिख लीजिएगा। 800 किलोवाट टाउन पे मिल रहा था, 220 वोल्ट पर 440 जनरेट हुआ, 0.5 ओम पर किलोमीटर है, 4220 स्टेप डाउन। ये डेटा लिख लिया। चलिए व्हाइट बोर्ड पर ही सॉल्व करेंगे, से यहाँ तो नहीं हो सकता। चलिए
सो ये आपका पावर प्लांट है। जो जनरेट कर रहा है 440 वोल्ट पर। यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। ऐसे कनेक्ट कर देते। ये दिखा रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे और अगर ढंग का सिंबल बना है इसका, इसे यहाँ प्लांट से कनेक्ट कर दिया। सेकेंडरी है आपका। यहाँ प्राइमरी पर जो वोल्टेज जा रहा है ना V1, दिस V1 इज 440 वोल्ट। V2 जो जाएगा सेकेंडरी पर पता नहीं। फिर उसके बाद यहाँ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है जिसे फर्दर हमने टाउन से कनेक्ट किया होगा। ये आपका टाउन है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 4000 से लेकर 220 वोल्ट। और यहाँ जो पावर पहुंच रही है वो 800 किलोवाट की पावर। तो यहाँ सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम होता है, आप इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट निकाल दो। वायर की पावर जा रही है, दैट पावर इज 800 किलोवाट। वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है 4000 वोल्ट। तो करंट जो होगा वो करंट आप लिख सकते हैं पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो यहां से आप करंट निकाल लोगे। हाँ जी, करंट आ गया 200 एम्पीयर। अब एक बार करंट आ गया तो फिर आप रेजिस्टेंस निकाल लो वायर्स का। वायर का रेजिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर की वायर है, डबल वायर है, तो टोटल हो जाएगा 330। और ये था 0.5 ओम था शायद रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस टोटल 15 ओम आ जाएगा। अच्छा इसे लिख लीजिए। अब तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास का टाइम है सैटरडे, कल सुबह क्लास है 10:30 से। सैटरडे से कंप्लीट कर लें। तो कल होपफुली इसे कंप्लीट कर मैं ईएम वेव स्टार्ट कर दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही लास्ट चैप्टर रहेगा। इतना लिख लीजिए, आज इसे यहीं छोड़ेंगे। हाँ मान हो जानी चाहिए। तो आप नेक्स्ट वीक से ऑप्टिक स्टार्ट हो जाएगा।